वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 खान लिमिटेड। प्लीज हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। इसको एक दफा रिव्यू कर लें, फिर मैं इसका सॉल्यूशन परफॉर्म करने लगा। चलें, मैं इसके फैक्ट्स जो हैं उसको डिस्कस कर लेता हूं। सर रिक्वायरमेंट से पहले शुरू करते हैं, जैसे हम हर दफा करते हैं। उसने कहा है कि जी डिटरमिन करें कि इन रीऑर्डर लेवल्स में से कौन सा लेवल आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। कल हमारी इसके ऊपर बात हुई थी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ पे होगा, उस रीऑर्डर लेवल पे जहां पे टोटल कॉस्ट सबसे कम है। ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो बात वही वो करना चाह रहा होता है कि बेस्ट आपका रीऑर्डर लेवल या बफर स्टॉक लेवल, क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि हर रीऑर्डर लेवल के अंदर बफर स्टॉक शामिल है। तो उसने वो पूछा है जहां पे टोटल कॉस्ट इन अदर वर्ड सबसे कम हो। और यहाँ पे उसने आपके ऊपर नहीं छोड़ा, आपको उसने अपने मुंह से खुद कह के कैलकुलेट करवाया कि एक ये अज्यूम करो कि रीऑर्डर लेवल तुम क्या रख रहे हो 1000 यूनिट्स, फिर ये अज्यूम करो कि 450 यूनिट्स, और फिर आप कितना अपने पास रीऑर्डर लेवल रख रहे हो जितनी एवरेज डिमांड है, या इसको एक्सपेक्टेड डिमांड भी कहते हैं। कल हमने ये जो एवरेज कंजम्पशन या एवरेज डिमांड जो निकाली थी ना, जहन में रखें, प्रोबेबिलिटी की अप्रोच से जो हमने निकाली थी, इसको एक का दूसरा वर्ड एक्सपेक्टेड डिमांड का भी है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप बेशक अपने पास कहीं नोट कर लें कि ये जो हम एवरेज कंजम्पशन या एवरेज डिमांड निकालते हैं, ये जो थ्रू प्रोबेबिलिटीज से सिंपल वेटेड एवरेज निकाल रहे होते हैं, तो उसको एक्सपेक्टेड डिमांड या एक्सपेक्टेड कंजम्पशन भी बोला जाता है। तो वो कह रहा है कि आपने रीऑर्डर लेवल कितना रखना है, जितनी आपकी एवरेज कंजम्पशन है या एक्सपेक्टेड डिमांड है, एक ही बात है। तो सर डाटा इट इज वेरी सिंपल। कह रहा है कि आप एक प्रोडक्ट है उसको इंपोर्ट करके सेल करते हो, जाहिर है आप ट्रेडर हो, लीड टाइम 1 मंथ का है, और इट इज मोस्टली प्रिडिक्टेबल। देखें, तो लीड टाइम आपको वो प्रिडिक्टेबल कह रहा है, कहता है इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, बट द लीड टाइम यूसेज वेरीज क्वाइट सिग्निफिकेंटली। यानी कि जो लीड टाइम में जो इस्तेमाल है, कंजम्पशन है, उसके अंदर सर वेरिएशन है। पिछले 3 सालों के डाटा से पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है लीड टाइम में यूसेज की। लीड टाइम यूसेज से क्या मुराद है, कंजम्पशन या यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम। तो वो कह रहा है 1000 यूनिट्स कंज्यूम हो गए ड्यूरिंग लीड टाइम, इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एनुअल डिमांड तुम्हें दे दी है उसने, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40 पर यूनिट, ये इसने क्यों दिया मुझे, ये क्या चीज है, एनी वन ऑफ यू? ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, इसकी क्या एप्लीकेशन है, ये इसने क्यों दिया मुझे? जी स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, बिल्कुल ठीक बच्चे। कल हमने स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखा था, एंड दैट वाज स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू स्टॉक आउट यूनिट्स इनटू प्रोबेबिलिटी। तो स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर के बारे में हमने कहा था कि ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही होगा, जो कि मुझे वो सवाल में प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये उसने वो इन्फॉर्मेशन दे दी है, काम आसान कर दिया। परचेज ऑर्डर्स कह रहा है कि हम ईओक्यू के जरिए से फॉलो करते हैं। तो सर ईओक्यू की भी यहाँ एप्लीकेशन आएगी, भी बात करते हैं। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट उसने 100 दे दी है, और एवरेज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 6750। इट इज एन एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। और देखें, मैं तो हैरान हूं कि 17 नंबर किस चीज के हैं। 12, तो देखें, हमें जो स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, हमने कल देखा था कि उसके लिए आपको पूरे साल में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट होने चाहिए। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बारे में मैंने कहा था कि उसको कैलकुलेट करने का और कोई तरीका नहीं है सवाए इसके कि आप एनुअल डिमांड आपके पास हो और आप उसको ऑर्डर साइज से डिवाइड करें। तो इस सवाल में उसने आपका काम आसान कर दिया। उसने कहा कि आप ऑर्डर कैसे करते हैं सर, ईओक्यू की बेस पे। तो सर आप ईओक्यू पहले कैलकुलेट करोगे, और फिर एनुअल डिमांड को आपने उस ऑर्डर साइज से डिवाइड करना है, आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूरे साल के आ जाएंगे। सो दैट्स वेयर यू विल स्टार्ट द क्वेश्चन। आपने ठीक है बेस्ट रीऑर्डर लेवल ही डिटरमिन करना है, लेकिन उससे पहले आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का तब पता चलेगा जब आप ईओक्यू यानी अपने ऑर्डर साइज को कैलकुलेट कर सकोगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया जो मैंने अभी डिस्कस किया है। उसके बाद हमने उन्हीं स्टेप्स की तरफ जाना है, उसी फॉर्मेट की तरफ जाना है जो कि हम कल क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 में कर रहे थे। मेरा ख्याल 18 बनता है कल वाला जो सवाल किया, हाँ 18 में। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन। अच्छा, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चे कि काइंडली अपने पास किताब जो है ना उसको ओपन रखें। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास सामने किताब में होनी चाहिए। मैं अब अपने सॉल्यूशन प्लान की तरफ जाने लगा हूं, क्योंकि मैं बार बार अगर सवाल की तरफ आऊंगा फिर मैं अपनी स्क्रीन को एक्सेल पे लेके जाऊंगा तो वो आपको परेशानी होगी। तो मैं सॉल्यूशन के ऊपर ही जो है ना वो अपना रखूंगा फोकस। कहीं कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो मैं स्विच कर भी लूंगा। तो ये देखें, मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे कुछ चीजें पहले ही बना ली हुई हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए और हमें उस पर ज्यादा टाइम ना लगे। तो आए जी, सबसे पहले तो हम अपनी जो वैल्यूज हैं जो उसने मुझे प्रोवाइड की हैं वो देख लेते हैं अपने क्वेश्चन से ही। कुछ जगहों पे मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, एनुअल डिमांड हमारी कितनी है, 8640। मैं सबसे पहले इसका डाटा इकट्ठा कर लेता हूँ। 8640 है,
अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, होल्डिंग कॉस्ट उसने कितनी मुझे दी हुई है सवाल के अंदर? सर होल्डिंग कॉस्ट उसने मुझे दी हुई है 100 पर यूनिट, ठीक है, बल्कि दैट इज, हाँ, होल्डिंग कॉस्ट 100 पर यूनिट है। इसके अलावा कॉस्ट पर ऑर्डर जिसको हम सीओ बोलते हैं वो कितनी है जी? 6750। तो ये तीनों हमारे पास डाटा सेट्स अवेलेबल हैं। तो सर अब ईओक्यू अप्लाई कर लेते हैं, मुश्किल ही कोई नहीं है। 2 इंटू सीओ इंटू एनुअल डिमांड ओवर सी एच। तो सर इससे हमारी अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें मालूम होगा कि हमारा जो ईओक्यू है वो कितना बनता है सर। ये जरा मुझे कैलकुलेट करके आप में से कोई बता दे। ये मैंने इसको थोड़ा सा ज़ाहिर एक्सेल में थोड़ी लिमिटेशन होती है, तो मैंने उसी तरह से फॉर्मूला जो है वो प्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। मुझे जरा काइंडली ईओक्यू की वैल्यू बताइएगा कितनी? 1069। प्लीज वेरीफाई करें सारे। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 1080 बनता है, प्लीज जरा वेरीफाई करें इस चीज को। चलें, गुड इनफ। तो सर अगर हमारे पास ईओक्यू आ गया है, अब एनुअल डिमांड कैलकुलेट करना मसला नहीं है। मेरी एनुअल डिमांड है 8460 ओवर ईओक्यू इज 1080। तो नंबर ऑफ ऑर्डर सर हमारे कितने हो गए? वी कैन कैलकुलेट 8460 ओवर 1080। सो एनुअल ऑर्डर्स आर 8। हम कह सकते हैं आपके जो एनुअल ऑर्डर्स हैं वो 7.83 बन रहे हैं, ठीक है जी। मैं इसको 8 कर रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ। यहां तक कोई इशू किसी को? अभी मैंने सिर्फ ईओक्यू कैलकुलेट किया है, और ईओक्यू के जरिए से चूंकि हमें स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करने में नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए होते हैं, 8640 है, ओके। वो सवाल में मैंने ठीक लिखा हुआ है, जो मैंने ईओक्यू कैलकुलेट किया उसमें 8640 ही है, यहाँ बाय मिस्टेक मैंने इसको लिख दिया। चले मैं इसको री वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये हमारा कितना बन रहा है। 8640 ओवर 1080। चले, लकीली वो 8 ऑर्डर्स ही एग्जैक्ट बन रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, आई हैव रेक्टिफाइड इट। मैंने ईओक्यू की कैलकुलेशन में सही वैल्यू ली हुई थी, लेकिन ऊपर बाय मिस्टेक मैंने 8460 उसको करेक्ट कर दिया है। वो एग्जैक्टली 8 ऑर्डर्स ही बन रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई इशू है तो प्लीज बताएं। चलें आगे। चले लेट्स मूव फर्दर। अब हमें बेस्ट रीऑर्डर लेवल और बफर स्टॉक को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर? एवरेज कंजम्पशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सर आए पूरे सवाल को देखते हैं। 1000 की कंजम्पशन प्रोबेबिलिटी 30%, 660 की कंजम्पशन प्रोबेबिलिटी 50%, 450 की कंजम्पशन और प्रोबेबिलिटी 20%। तो चलें मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ। 1000 इंटू 30% प्लस 660 इंटू 50% प्लस 450 इंटू 20%। लेट मी वेरीफाई कि सही लिखा है जी। 30 660 50 450 जी सर बताइएगा। एनी वन ऑफ यू प्लीज कैलकुलेट कर दें कि हमारा एवरेज कितना आ रहा है। 720 यूनिट्स इज द एवरेज कंजम्पशन, ठीक है जी। तो हमारी एवरेज कंजम्पशन 720 यूनिट्स की है। ले सर, मैंने इसका भी फॉर्मेट पहले से बना रखा है ताकि हमें अगेन इसकी कैलकुलेशन में जरा एफिशिएंसी रहे और हम जरा जल्दी इजीली कैलकुलेट कर लें। प्लीज मेक श्योर करें कि सबको रीऑर्डर लेवल के कॉलम से लेके एंड पे टोटल कॉस्ट तक बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। यस सर क्लियर नजर आ रहा है? ओके ग्रेट। चलें अब हमें क्या करना है। अब देखो, बजाय इसके कि मैं अपनी मर्जी से हाईएस्ट री ऑर्डर लेवल से शुरू करूं, अब मुझे वही री ऑर्डर लेवल्स लेने हैं जो कि मुझे सवाल में रिक्वायरमेंट ने उसने खुद कहा हुआ है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि किस किस को चेक करना है? 1000, 450 और एक्सपेक्टेड डिमांड। तो सबसे पहले आए 1000 के री ऑर्डर लेवल से शुरू करते हैं। बिल्कुल कल वाला फॉर्मेट है। पहले मुझे हर री ऑर्डर लेवल में बचे बफर स्टॉक देखना है और फिर उसकी होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है। फिर हम पॉसिबल कंजम्पशन हर एक के केस में हर रीऑर्डर लेवल में मैं हाईएस्ट कंजम्पशन लेवल से शुरू होऊंगा और देखता जाऊंगा कि कोई स्टॉक आउट कॉस्ट तो नहीं आ रही। चलें, सो आए 1000 के रीऑर्डर लेवल पे देखते हैं। बताएं जी, अगर मैं 1000 का रीऑर्डर लेवल रख रहा हूं तो मेरा बफर स्टॉक कितना होगा? फॉर्मूला क्या था बफर स्टॉक का? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। तो सर 1000 यूनिट्स माइनस 720। तो सर कितना बफर स्टॉक है? 280 का जी, परफेक्ट।
और 280 का बफर स्टॉक हो गया। और इसकी सर होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 280 इंटू व्हाट इज CH इन द गिवन सिचुएशन। आए ऊपर देखते हैं, होल्डिंग कॉस्ट है हमारी सर 100, ठीक है। तो ये कितना बना जी? 280 इंटू 100, तो 28,000 की हमारी होल्डिंग कॉस्ट है, ठीक है जी। सो होल्डिंग कॉस्ट बफर स्टॉक की कैलकुलेट हो गई। अब हम पॉसिबल कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम, हाईएस्ट कंजम्पशन से शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो हमारी यहाँ पे हाईएस्ट कंजम्पशन बचे कितनी है? 1000 यूनिट्स, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये कंजम्पशन आएगी? 30% प्रोबेबिलिटी है। लेकिन देखें अगर कंजम्पशन 1000 यूनिट्स हो जाती है तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्टॉक में कितना माल मौजूद है? 1000 यूनिट्स हैं एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। सो कोई स्टॉक आउट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इससे नीचे अगर टेस्ट करना भी चाह रहे हैं तो फायदा कोई नहीं है, क्योंकि इसके नीचे कंजम्पशन कौन कौन सी हैं? 650 है, सॉरी 660 है और 450 है। तो उतनी भी कंजम्पशन हो गई तो मैं कभी स्टॉक आउट नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम कंजम्पशन के बराबर माल पड़ा हुआ है 1000 यूनिट्स का। सो देयर विल बी नो स्टॉक आउट कॉस्ट, एंड हेंस द ओनली कॉस्ट दैट आई हैव टू इनकर दैट इज द होल्डिंग कॉस्ट, एंड दैट इज 28,000। यहां तक कोई इशू? मैंने अभी सिर्फ पहले रीऑर्डर लेवल पे टोटल कॉस्ट की वर्किंग की है। चलें आगे, अगर किसी का कोई इशू है तो प्लीज बताएं। अब हम अगले रीऑर्डर लेवल पे चलते हैं जो कि एग्जामिनर ने कहा हुआ है, और वो है जी 450। और 450 लकीली ये वही वाली बात है जो मैंने कल आपसे क्लास में डिस्कस की थी, ये एवरेज कंजम्पशन से भी नीचे है, लेकिन उसने कहा हुआ है करना पड़ेगा। आए जी देखते हैं, बताएं जी यहाँ पे कोई बफर स्टॉक है? 450 अगर मेरा रीऑर्डर लेवल है, मैं अपने पास स्टॉक में 450 रख रहा हूँ, सर कोई बफर स्टॉक नहीं है यहाँ पे, तो इतना माल भी नहीं है कि मैं एवरेज कंजम्पशन की डिमांड मीट कर सकूं 720 की, तो सर बफर स्टॉक का तो लेना देना ही कोई नहीं है, और हेंस इसकी कोई होल्डिंग कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन सर अब यहाँ पे अगर हम देखना शुरू करेंगे ना कि आपकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, सॉरी स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है, तो वो हमें अच्छी खासी यहाँ पे नजर आएगी। तो आए सर उसकी वर्किंग जरा परफॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट कंजम्पशन लेवल से शुरू करते हैं, 1000 यूनिट्स, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? 30%। तो सर अगर कंजम्पशन 1000 हो जाती है तो उस केस में मैं कितने से स्टॉक आउट हो जाऊंगा? नीचे मैं वर्किंग कर देता हूँ, देखो 1000, क्या फॉर्मूला कल हमने देखा था? कंजम्पशन माइनस रीऑर्डर लेवल। तो सर आई विल बी स्टॉक आउट बाय 550 यूनिट्स, ऐसा ही है ना? अगर कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम 1000 हो जाती है, मेरे पास तो माल सिर्फ 450 है, तो 550 से मैं स्टॉक आउट हो जाऊंगा। तो सर आए अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी जी? स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर क्या लिया जाएगा? कंट्रीब्यूशन। वो कितना है सर? 40। मेरा फॉर्मूला देखिएगा, 40 इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने कैलकुलेट किए? 8, इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? 30%, इंटू स्टॉक आउट यूनिट्स कितने हैं? 550, will give me the stock out cost of 52,800। ठीक है जी, इस वर्किंग में कोई मसला? मैं फॉर्मूला फिर ओपन कर देता हूँ। जी सर यहाँ तक ओके है, आगे चलें, अगले कंजम्पशन लेवल पे चलें। ये एक्सेल है तो ये रेफरेंस असल में यूज कर रहा होता है सेल्स का, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। चलें इसकी यूं करता हूँ, मैं इसकी वर्किंग नीचे लिख देता हूँ, 40 इंटू 8 30% इंटू 550, ताकि आपको वही फील आए जैसे हम क्लास में ही इसकी वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ, अब आपके लिए क्लियर हो जाएगा। चले अब नेक्स्ट कंजम्पशन लेवल क्या है सर? 660। आए जी इसके ऊपर देखते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 660 की कंजम्पशन होगी सर? 50%। ठीक है, अब अगर ये 660 की कंजम्पशन हो जाती है तो मैं कितने से बचे स्टॉक आउट हो जाऊंगा? आए कैलकुलेट करते हैं, 660 माइनस 450, सो आई विल बी स्टॉक आउट बाय 210 यूनिट्स। और अगर 210 यूनिट से मैं स्टॉक आउट होऊंगा तो आए जरा कैलकुलेट करते हैं कि स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होगी। देखें नीचे वर्किंग दिखा रहा हूं मैं, 40 इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 8 ही हैं, इनटू
प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी सर 50% है और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स आपके 210 है। तो आए सर इसको कैलकुलेट करते हैं। 33,600। जी यहां तक बताएं कोई इशू? मैंने हाईएस्ट कंजम्पशन लेवल से शुरू हुआ हूं और 660 तक मैंने देखा है। इसके बाद है 450 यूनिट्स। 450 यूनिट्स की अगर कंजम्पशन आ जाती है तो उसके लिए मेरे पास स्टॉक मौजूद है 450 का। आई विल नॉट बी स्टॉक आउट एट दिस लेवल। तो बस ये दो ही मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट होंगी। मुझे बताएं यहां तक कोई किसी बच्चे का सवाल हो? तो सर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है इस लेवल पे? आइए जरा इसको देख लेते हैं। एक तो 52,800 और फिर 33,600, ये मेरी टोटल कॉस्ट बन गई है 86,400। चलें आगे सर। ओके अब कहता है कि आप चेक करें रीऑर्डर लेवल क्या रखना है आपने, जो एक्सपेक्टेड डिमांड है, मतलब एवरेज डिमांड या एवरेज कंजम्पशन, और वो सर कितनी है? 720 यूनिट्स। तो सर अगर आपका ये मामला है तो फिर इस सूरत में भी जाहिर है मैं अपने पास कितना माल रख रहा हूँ उतना ही जितनी एवरेज कंजम्पशन है। तो कोई बफर स्टॉक इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि बफर स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन। मेरी रीऑर्डर लेवल एवरेज कंजम्पशन के बराबर ही है। सो नो बफर स्टॉक एंड नो होल्डिंग कॉस्ट एसोसिएटेड एट दिस लेवल। हाँ यहाँ पे क्या होगा सर? मुझे ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक आउट तो नहीं हो रहा। हाईएस्ट से शुरू हो जाए अगेन, 1000 यूनिट्स की कंजम्पशन है और इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। तो सर अगर 1000 की कंजम्पशन हो जाती है तो मैं कितने से स्टॉक आउट हो जाऊंगा? मैं वर्किंग यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। 1000 माइनस 720, आई विल बी स्टॉक आउट बाय 280 यूनिट्स। ठीक है जी। तो अगर 280 यूनिट से स्टॉक आउट हो गया तो सर स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है? आइए कैलकुलेट करें। 40 इंटू 8 इंटू 30% इंटू 280 यूनिट्स। एंड इट टर्न्स आउट टू बी 26,880। जी यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने हाईएस्ट कंजम्पशन लेवल पे 720 के रीऑर्डर लेवल पे मैंने स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट की है, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे ऊपर कैलकुलेट कर रहा था। बताएं यहां तक कोई मसला किसी बच्चे को? ओके अब देखें इससे नीचे जाकर देख लेते हैं क्या है इससे अगली कंजम्पशन लेवल 660। ठीक है, अगर 660 की कंजम्पशन हो जाती है तो उतना माल तो मेरे पास मौजूद है। ठीक है, मैंने तो 720 का स्टॉक रखा हुआ है, तो मैं स्टॉक आउट नहीं होऊंगा, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। सो द ओनली कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस इज 26,880। दिस इज द ओनली कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। तो सर हम अब अगर अपनी तीनों इन लेवल्स को देखें तो सबसे कम कॉस्ट सर कौन सी बनती है आपकी? ये 26,880, मैंने पहले इसको हाईलाइट कर दिया हुआ है। और ये कौन सा लेवल बनता है सर? आपका एवरेज डिमांड वाला। तो सर हम क्या कंक्लूजन देंगे? हम क्या कंक्लूजन देंगे? मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। KL's profit would be maximized at expected demand during lead time, that is 720 units, as total cost at this level will be at its lowest. यही उसने पूछा हुआ था कि आपने बेस्ट रीऑर्डर लेवल बताना है। जी सर, एनी क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन? मुझे बताइए कोई किसी किस्म का इशू किसी बच्चे को किसी हवाले से इस सवाल में हो तो बताएं।